आज की नई कहानी बीता हुआ कल। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और लाइक अवश्य करें। नेहा ने होटल की बालकनी में कुर्सी पर बैठ अभी चाय का पहला घूंट भरा ही था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बगल वाले कमरे की बालकनी में एक पुरुष रेलिंग पकड़े हुए खड़ा था, जो पीछे से देखने में बिल्कुल अनुराग जैसा लग रहा था। वही 5 फुट 8 इंच लंबाई, छरहरा बदन। नेहा सोचने लगी, अनुराग कैसे हो सकता है? उसका यहाँ क्या काम होगा? विचारों के इसी झंझावात को झटक कर नेहा शांत सड़क के उस पार झील में तैरती नावों को देखने लगी। दूसरे पल नेहा ने देखा कि झील की ओर देखना बंद कर वह व्यक्ति पलटा और कमरे में जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि नेहा को देखकर ठिठक गया और अब गौर से उसे देखने लगा। अरे अनुराग, तुम यहाँ कैसे? नेहा के मुंह से अचानक ही बोल फूट पड़े और आंखें अनुराग पर जमी रहीं। अनुराग भी भौचक था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नेहा इतने सालों बाद उसे इस तरह मिलेगी, वह भी उस शहर में जहां उनके जीवन में प्रथम प्रेम का अंकुर फूटा था। दोनों अपनी अपनी बालकनी में खड़े अपलक एक दूसरे को देखते रहे, आंखों में आश्चर्य, दिल में अचानक मिलने का आनंद और खुशी। उस पर नैनीताल की ठंडी और मस्त हवा दोनों को ही अजीब सी चेतनता व स्फूर्ति से सराबोर कर रही थी। अनुराग ने नेहा के प्रश्न का उत्तर मुस्कुराते हुए दिया। अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम 30 साल बाद अचानक नैनीताल में कैसे दिख रही हो? उस समय दोनों एक दूसरे से मिलकर 30 साल के लंबे अंतराल को कुछ पल में ही पाट लेना चाहते थे। अतः अनुराग अपने कमरे के पीछे से ही नेहा के कमरे में चले गए। अनुराग को इस तरह अपने पास आता देख नेहा के दिल में खुशी की लहरें उठने लगीं। लंबे लंबे कदमों से चलते हुए नेहा अनुराग को बड़े सम्मान के साथ अपनी बालकनी में ले आई। नेहा, इतने सालों बाद भी तुम वैसी ही सुंदर लग रही हो। अनुराग ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। सच, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। हाँ, चेहरे पर थोड़ी परिपक्वता जरूर आ गई है और कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं बस। अनुराग, मेरे पति आकाश भी यही कहते हैं। सुनो, तुम भी तो वैसे ही स्मार्ट और डायनामिक लग रहे हो। लगता है कोई बड़े अफसर बन गए हो। नेहा, तुमने ठीक ही पहचाना। मैं लखनऊ में डीआईजी के पद पर कार्यरत हूँ। हल्द्वानी किसी काम से आया था तो सोचा नैनीताल घूम लूँ। पर यह बताओ कि तुम्हारा नैनीताल आना कैसे हुआ? मैं यहाँ एक डिग्री कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा लेने आई हूँ। वैसे मैं बरेली में हूँ और वहाँ के एक डिग्री कॉलेज में रसायन शास्त्र की प्रोफेसर हूँ। पति साथ नहीं आए तो मुझे अकेले आना पड़ा। अभी तक तो मेरा रुकने का इरादा नहीं था, पर अब तुम मिले हो तो अपना कार्यक्रम तो बदलना ही पड़ेगा। वैसे अनुराग, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अनुराग ने हंसते हुए कहा। नेहा, जिंदगी में सब कार्यक्रम धरे के धरे रह जाते हैं। वक्त जो चाहता है वही होता है। हम दोनों ने उस समय अपने जीवन के कितने कार्यक्रम बनाए थे, पर आज देखो, एक भी हकीकत में नहीं बदल सका। नेहा, मैं आज तक यह नहीं समझ सका कि तुम्हारे पापा अचानक तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा कर बरेली क्यों ले गए? तुमने बीएससी फाइनल भी यहाँ से नहीं किया। नेहा कुछ गंभीर होकर बोली। अनुराग, मेरे पापा उस उम्र में ही मुझसे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करवाना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि पढ़ाई की उम्र में मैं प्रेम के चक्कर में पड़ूं और शादी करके बच्चे पालने की मशीन बन जाऊं। बस इसी कारण पापा मुझे बरेली ले गए और एमएससी करवाया, पीएचडी करवाई और फिर शादी की। मेरे पति बरेली कॉलेज में ही गणित के विभागाध्यक्ष हैं। नेहा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता है। दूसरा अमेरिका में इंजीनियर है। अब तो हम दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अनुराग, अब तक मैं अपने बारे में ही बताए जा रही हूँ। तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। नेहा, तुम्हारी तरह ही मेरा भी पारिवारिक जीवन है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। एक लड़का आईएएस अधिकारी है
और दूसरा दिल्ली में एम्स में डॉक्टर है। अब तो मैं और मेरी पत्नी अंशिका ही घर में रहते हैं। इतना कहकर अनुराग गौर से नेहा को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो अनुराग? नेहा बोली। अब सब कुछ समय की धारा के साथ बह गया है। जो प्रेम सत्य था वही मन की कोठरी में सजो कर रखा है और उस पर ताला लगा लिया है। नेहा, सच तुमसे अलग होकर वर्षों तक मेरे अंतर मन में उथल पुथल होती रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रेम को समझा, जो ज्ञान है, निरपेक्ष है और स्वयं में निर्भर नहीं है। अनुराग, तुम ठीक कह रहे हो, नेहा बोली। कभी भी सच्चे प्रेम में कोई लोभ, मोह और प्रतिदान नहीं होता। यही कारण है कि हमारा सच्चा प्रेम मरा नहीं। आज भी हम एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन देह के आकर्षण से मुक्त होकर। अनुराग कमरे में घुसते बादलों को पहले तो देखता रहा, फिर उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करने लगा। यह देख नेहा हंस पड़ी और बोली, यह क्या कर रहे हो बच्चों की तरह? नेहा, तुम्हारी हंसी में आज भी वह खनक बरकरार है जो मुझे कभी जीने की प्रेरणा देती थी और जिसके बलबूते पर मैं आज तक हर मुश्किल जीतता रहा हूँ। नेहा थोड़ी देर तक शांत रही, फिर बेबाकी से बोल पड़ी, अनुराग, इतनी तारीफ ठीक नहीं, और वह भी पराई स्त्री की। चलो कुछ और बात करो। नेहा, एक कप चाय और पियोगी? हाँ, चल जाएगी। अनुराग ने कमरे से फ़ोन किया तो कुछ ही देर में चाय आ गई। चाय के साथ खाने के लिए नेहा ने अपने साथ लाई हुई मठरियाँ निकाली और दोनों खाने लगे। कुछ देर बाद बातों का सिलसिला बंद करते हुए अनुराग बोले, अच्छा चलो अब फ्लैट पर चलें। नेहा तैयार होकर जैसे ही बाहर निकली, कमरे में ताला लगाते हुए अनुराग उसकी ओर अपलक देखने लगा। नेहा ने टोका, अनुराग, गलत बात, मुझे घूरकर देखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट ताला लगाइए और चलिए। उसने ताला लगाया और फ्लैट की ओर चल दिया। बातें करते करते दोनों तल्ली ताल पार कर फ्लैट पर आ गए और उस ओर बढ़ गए जिधर झील के किनारे रेलिंग बनी हुई थी। दोनों रेलिंग के पास खड़े होकर झील को देखते रहे। कतार में तैर रही बतखों की ओर इशारा करते हुए अनुराग ने कहा, देखो देखो नेहा, तुमने भी कभी इस तरह तैरते हुए बतखों को दाना डाला था जैसे ये लड़कियां डाल रही हैं, और तब ठीक ऐसे ही तुम्हारे पास भी बतखें आ रही थीं, लेकिन तुमने शायद उनको पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ अनुराग, ज्यों ही मैं बतख पकड़ने के लिए झुकी थी कि अचानक झील में गिर गई और तुमने अपनी जान की परवाह न कर मुझे बचा लिया था। तुम बहुत बहादुर हो अनुराग, तुमने मुझे नया जीवन दिया और मैं तुम्हें बिना बताए ही नैनीताल छोड़कर चली गई। इस बात का मुझे आज तक दुख है। चलो, तुम्हें सब कुछ याद तो है? अनुराग बोला, इतने वर्षों से मैं तो यही सोच रहा था कि तुमने जीवन की किताब से मेरा पन्ना ही फाड़ दिया है। अनुराग, मेरे जीवन की हर सांस में तुम्हारी खुशबू है, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें। हाँ, कर्तव्य कर्म के घेरे में जीवन इतना बंध जाता है कि चाहते हुए भी अतीत को किसी खिड़की से झांका नहीं जा सकता। एक लंबी सांस लेते हुए नेहा बोली, खैर छोड़ो पुरानी बातों को। ज़ख्म को रेंदने से रिश्ते ही रहते हैं और मैंने ज़ख्म पर वक्त का मरहम लगाना सीख लिया है। अनुराग की गंभीर बातें सुनकर नेहा भी गंभीर हो गई। यह अनुराग कुछ भी नहीं भूला है। नेहा मन में सोचने लगी, पुरुष होकर भी इतना भावुक है, मुझे इसे समझाना पड़ेगा, इसके मन में बंधी गांठों को खोलना पड़ेगा। नेहा पत्थर की बेंच पर बैठी कुछ समय के लिए शांत, मौन, बुद्ध सी हो गई। तो अनुराग ने छेड़ते हुए कहा, क्या मेरी बातें बुरी लगी? तुम्हें तो बेहद गंभीर हो गई। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था नेहा, सॉरी। अनुराग, यौवनावस्था एक चंचल तेज गति से बहने वाली नदी की तरह होती है। इस दौर में लड़के लड़कियों में गलत सही की परख कम होती है, अतः
प्रेम के पागलपन में अंधे होकर कई बार दोनों ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिन्हें हमारा समाज अनुचित मानता है। और यह तो तुम जानते ही हो कि हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर शनिवार रविवार खूब घूमते फिरते थे। नैनीताल का वह कौन सा स्थान है जहाँ हम नहीं घूमे थे? यही नहीं, जिस उद्देश्य के लिए हम माता पिता से दूर थे वह भी भूल गए थे। यदि हम अलग न हुए होते तो यह सच है कि न तुम कुछ बन पाते और न मैं कुछ बन पाती। कहते हुए नेहा के चेहरे पर अनुभवों के चिन्ह अंकित हो गए। हाँ नेहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि कच्ची उम्र में हमने शादी कर ली होती तो तुम बच्चे पालती रहती और मैं कहीं क्लर्क बन गया होता। कहकर अनुराग उठ खड़ा हुआ। नेहा भी उठ गई और दोनों फ्लैट से सड़क की ओर आ गए जो तल्ली ताल की ओर जाती है। चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और बीच में झील किसी सजी हुई थाल सी लग रही थी। नेहा और अनुराग के बीच कुछ पलों के लिए बातों का सिलसिला थम गया था। दोनों चुपचाप चलते रहे। खामोशी को तोड़ते हुए अनुराग बोला, अरे नेहा, मैं तो यह पूछना भूल ही गया कि खाना तुम किस होटल में खाओगी? भूल गए? मैं हमेशा एम्बेसी होटल में ही खाती थी। नेहा बोली। अपने अपने परिवार की बातें करते हुए दोनों चल रहे थे। जब दोनों होटल के सामने पहुँचे तो अनुराग नेहा का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। यह क्या कर रहे हो अनुराग? मैं स्वयं ही सीढ़ियाँ चढ़ जाऊंगी। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। यह सब अब अच्छा नहीं लगता। सॉरी, कहकर अनुराग ने हाथ छोड़ दिया। दोनों एक मेज पर आमने सामने बैठ गए तो बहरा पानी के गिलास के साथ मेन्यू कार्ड रख गया। खाने का ऑर्डर अनुराग ने ही दिया। खाना देखकर नेहा मुस्कुरा पड़ी और बोली, अरे तुम्हें तो याद है कि मैं क्या पसंद करती हूँ। वही सब मंगाया है जो हम 25 साल पहले इसी तरह इसी होटल में बैठकर खाते थे। हंसती हुई नेहा बोली, और इसी होटल में हमारा प्रेम पकड़ा गया था। खाना खाते समय ही पापा ने हमें देख लिया था। हो सकता है आज भी न जाने किस विद्यार्थी की आंखें हम दोनों को देख रही हों। तभी तो तुम्हारा हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, मैं एक प्रोफेसर हूँ। मुझे अपना एक आदर्श रूप विद्यार्थियों के सामने पेश करना पड़ता है, क्योंकि बातें अफवाहों का रूप ले लेती हैं और जीवन भर की सच्चरित्रता की तस्वीर भद्दी हो जाती है। मुस्कुराकर अनुराग बोला, तुम ठीक कहती हो नेहा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ अनुराग, हम जीवन में सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सच्चे प्यार, त्याग और विश्वास को आंचल में समेटे रखें। छोटी छोटी बातों पर सावधानी बरतें। अब देखो ना, मेरे पति मुझे अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा अतीत और वर्तमान दोनों उनके सामने खुली किताब है। मैंने शाम को ही आकाश को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया और वह निश्चिंत हो गए, वरना बहुत घबरा रहे थे। बातों के साथ साथ खाने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो अनुराग बैरे को बिल देकर बाहर आ गए। अनुराग और नेहा चुपचाप होटल की ओर चल रहे थे, लेकिन नेहा के दिमाग में उस समय भी कई सुंदर विचार फुदक रहे थे। वह चौंकी तब जब अनुराग ने कहा, अरे होटल आ गया नेहा, तुम आगे कहाँ जा रही हो? ओह वेरी सॉरी, मैं तो आगे ही बढ़ गई थी। कुछ ना कुछ सोच रही होगी शायद। हाँ, एक नई कहानी का प्लॉट दिमाग में घूम रहा था। दूसरे नैनीताल की रात कितनी सुंदर होती है यह भी सोच रही थी। अच्छा है, तुम अपने को व्यस्त रखती हो। साहित्य सृजन रचनात्मक क्रिया है। इसमें सार्थकता और उद्देश्य के साथ साथ लक्ष्य भी होता है। होटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अनुराग बोला। बात को बीच में ही काटते हुए नेहा बोली, यह सब लिखने की प्रेरणा आकाश देते हैं। नेहा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी तो अनुराग ने पूछा, क्या अभी से सो जाओगी? अभी तो 11 बजे हैं। नहीं अनुराग,
कल के लिए कुछ पढ़ना है। वैसे भी आज बातें बहुत कर लीं। अच्छी रही हम लोगों की मुलाकात। ओके, गुड नाइट अनुराग। और एक मीठी मुलाकात की महक बसाए दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। नेहा अपने कमरे में पढ़ने में लीन हो गई, लेकिन अनुराग एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था कि जिस नेहा को एक असहाय कमज़ोर नारी समझ रहा था, वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की जीती जागती प्रतिरूप है। एक वह है जो अपनी पत्नी में हमेशा नेहा का रूप देखने का प्रयास करता रहा, सदैव उद्वेलित, अव्यवस्थित रहा। काश वह भी समझ लेता कि परिस्थितियों के साथ समझौते का नाम ही जीवन है। नेहा ने ठीक ही कहा था, अनुराग, हमें किसी भी विचार का दमन नहीं करना चाहिए, वरन कुछ परिस्थितियों को अपने अनुकूल और कुछ स्वयं को उनके अनुकूल करना चाहिए। तभी हमारे साथ रहने वाले सभी सुखी रहते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।